Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल साइकिल। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ आम चीज़ें बता दूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक जो सेल है वो तकसीम किस तरह से करता है। जब वो तकसीम करता है तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि उसके अंदर हो रहे होते हैं। एक सेल के तकसीम होने के दौरान सेल के तकसीम होने के जो दो मेजर प्रोसेसेस हैं, एक को माइटोसिस दूसरे को मियोसिस कहते हैं। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इनको स्टूडेंट्स हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग इन चैप्टर को इंशाल्लाह स्लाइड्स पर स्टडी करेंगे और स्लाइड्स पर स्टडी करवाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप लोगों ने लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है और इसको अच्छी तरह से इनकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह हर लेक्चर के एंड पर हम एक क्विज़ रखा करेंगे जिसमें आप लोग जो हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा तो आप लोग क्विज़ को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और इस चैप्टर के हवाले से बाकी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आप अपने आप को बेहतर तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम सब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साइकिल क्या होता है। स्टूडेंट साइकिल आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से एक साइकिल होती है, ठीक है, जिस पे आप ट्रैवल करते होंगे। साइकिल स्टूडेंट्स लफ्ज़ी मतलब जब साइकिल का आता है ना, साइकिल हम कहते हैं गोल चीज़ को। अब स्टूडेंट्स गोल का क्या मतलब है? अब गोल का मतलब ये है कि एक चीज़ जो कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ना रिपीट हो रही है, जो कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसे हम साइकिल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट दिन और रात का एक साइकिल होता है जो कि हमें नज़र आता है। इस तरह बायोलॉजी के अंदर हम आगे और भी हम कई तरह के साइकिल्स पढ़ेंगे जिसमें एक चीज़ें हैं ना जो इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न में होंगी, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल साइकिल से क्या मुराद है? सेल साइकिल से मुराद ये है कि फर्स्ट कहीं एक सेल है, अब ये जो सेल है ये तकसीम होकर दो नए सेल्स बना रहा है। ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को रेज कर देता हूँ। देखिए अभी नीचे वाला एक सेल है, अब इससे तकसीम होकर दो नए सेल्स बना रहा है। अब स्टूडेंट्स ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब फर्ज करें इसको जितना भी ड्यूरेशन लगा, एक एक्टिविटी है, एक सेल ने तकसीम होकर दो नए सेल्स बना दिए। अब जो आगे दो नए बनने वाले सेल्स है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, ये आगे से दो नए सेल्स मजीद बना देगा और ये आगे से दो नए मजीद सेल्स बना देगा। अब स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को इसने क्या किया, रिपीट किया, और नीचे वाले ने भी उसी एक्टिविटी को रिपीट किया। तो स्टूडेंट्स अब ये एक्टिविटी रिपीट हो रही है, तो एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अपने आप को रिपीट करे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, जिसे हम साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो सेल है वो एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद तकसीम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस किस्म की जो एक्टिविटी होती है इसे हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात ज़हन में रखनी है कि वो सेल, अब देखिए जो अब ये इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट सेल, क्योंकि इसने दो नए सेल्स बनाए। और स्टूडेंट्स जो पेरेंट सेल से जो नए बनते हैं ना सेल्स, जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डॉटर सेल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने इन्हें जहन में रखना है, ठीक है। डॉटर औलाद को कहते हैं, बेटी को कहते हैं। चूँकि पेरेंट्स से जो है वो डॉटर बनती है, तो आपने इसी तरह जहन में रखना है कि जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स को बनाते हैं, डॉटर सेल्स को वो जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको इस लिहाज से जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आए हम सेल साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर सेल साइकिल हमारे पास होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स सेल साइकिल क्या है, वो कहते हैं इट इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। स्टूडेंट्स सीरीज़ कहते हैं तरतीब को, इवेंट्स कहते हैं किसी चीज़ का वाक़या होना। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं और वो एक तरतीब से चल रहे होते हैं, और उन प्रोसेसेस जो हो रही हैं सेल के अंदर एक तरतीब से चल रहे हैं, उनके नतीजा में सेल तकसीम करता है। उनके नतीजा में सेल क्या करता है स्टूडेंट्स? तकसीम करता है। तो वो यही कहता है, वो कहता है कि एक तरतीब, एक इवेंट्स है, कुछ खास प्रोसेसेस की एक तरतीब होती है डेट टेक प्लेस जो कि हो रही होती है इन अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? एक ऐसा सेल जिसके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमने चैप्टर नंबर 3 का हमारा लास्ट लेक्चर, एक एक्स्ट्रा लेक्चर हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क होते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि जो सेल साइकिल जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल के मुतालिक होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारे प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हो रहे होते हैं, कब से हो रहे होते हैं? फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, उसके बनने से लेकर टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स, उसके दो नए सेल्स में तकसीम होने तक। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे एक पेरेंट सेल है, अब इसने दो नए डॉटर सेल्स बना दिए। अब देखें इससे जो बनने वाले सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक सेल से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने। अब इस ड्यूरेशन में एक सेल के अंदर जो भी सीरीज़ हो रही है, जो भी एक तरतीब से इवेंट्स चल रहे हैं, उन इवेंट्स की जो तरतीब है उसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का नाम दे रहा है। और फर्ज करें कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो स्टूडेंट्स ये जो सारा प्रोसेस है ना इसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स
that takes place in eukaryotic cell from its formation to its division into two daughter cells। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि एक सेल से दो नए डॉटर सेल्स बनने के दौरान एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इवेंट्स की जो तरतीब हो रही होती है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स सेल साइकिल है ना जो, इसके दो फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? दो फेजेस। एक को हम नाम देते हैं इंटरफेज का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इंटरफेज का। और दूसरे को हम नाम देते हैं माइटोसिस फेज का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? माइटोसिस फेज का। इसे हम एम फेज भी कहते हैं, आपने इसे जहन में रखना है, ठीक है। सेल साइकिल के कितने हिस्से हैं स्टूडेंट्स? कितने फेजेस हैं? दो। सेल साइकिल दो मरहलों में होता है, एक को हम कहते हैं इंटरफेज, एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स माइटोसिस फेज। अब इंटरफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है। और माइटोसिस फेज में क्या करता है? सेल अपने आप को तकसीम कर लेता है। तो सेल साइकिल क्या है? इसके दो मरहले हैं। एक मरहले में सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करेगा और एक मरहले में वो तकसीम कर जाएगा। जिस मरहले में तकसीम के लिए तैयार करेगा वो इंटरफेज कहलाएगा, और जिस मरहले में वो तकसीम होगा उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एम फेज कहेंगे। आपने इसको जहन में रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपकी बुक में डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे साइक्लिक वे में एक एक्टिविटी चल रही है जिसे हम सेल साइकिल का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक सेल है, अब इससे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद दोनों नए सेल्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है, जब हम अगला ठीक है अगले हमारे कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो हम इंशाल्लाह उस डायग्राम की तरफ दोबारा वापस आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जो है वो डायग्राम को जहन में रखना है और इंशाल्लाह आपने इसको ड्रॉ भी करना होगा। आपको इसकी समझ तब आएगी जब हम आगे जो है डिटेल से पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम इंटरफेस को स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया ना इंटरफेस क्या है स्टूडेंट्स। इंटरफेस जो है ये वो दौरानिया है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फेज जो है लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द सेल साइकिल। मतलब एक सेल साइकिल का जो कुल वक्त है ना उसके 90%, कितना? 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस लेता है। समझ आ रही है? मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इंसानी सेल की एग्जांपल दूं ना, ह्यूमंस के अंदर 24 घंटों के अंदर एक सेल जो है ना वो तकसीम करके दो नए सेल्स बना देता है। अब स्टूडेंट्स इसमें से 23.5 घंटे सेल सिर्फ तकसीम के लिए लेता है। सेल अपने आप को तकसीम है ना जो तकसीम की तैयारी के लिए लेता है। सेल अपने आप को 23.5 घंटे तकसीम होने के लिए तैयार करता है और तैयार करने के बाद आधे घंटे में वो तकसीम करता है। तो स्टूडेंट्स वो जो वक्त है जिसमें सेल अपने आप को क्या कर रहा है? तकसीम होने के लिए तैयार कर रहा है, उसे हम इंटरफेस कह रहे हैं। और वो एक तवील फेज़, एक लंबा फेज़ है जो कि टोटल सेल साइकिल का 90% हिस्सा जो है वो कंज्यूम करता है, लेता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरफेस इस फेज के अंदर क्या करता है? सेल जो है वो परफॉर्म करता है लाइफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट वीन। अब स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हर ऑर्गन का जो सेल है वो एक मखसूस काम को परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें मसल सेल की, किसकी स्टूडेंट? मसल सेल। अब मसल सेल्स ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें ठीक है लिवर सेल्स की, हेपेटोसाइट्स की, क्योंकि हमने इन्हें पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। तो स्टूडेंट लिवर सेल फर्ज करें, लिवर सेल का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, उनका काम डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है। रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग करवाना है। तो स्टूडेंट जब वो जो सेल्स हैं जब उन्होंने तकसीम करना है, जब वो डिवाइड हो रहे होंगे तो स्टूडेंट्स वो जो डिवाइड होने का जो ड्यूरेशन है ना, ठीक है देखिए ना, डिवाइड जब सेल ने तकसीम होना, जब वो सेल साइकिल करेंगे तो उसके दो फेजेस होंगे। एक में वो क्या करेंगे? वो अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करेंगे और दूसरे में वो तकसीम हो जाएंगे। तो वो ड्यूरेशन जिसमें वो अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करेंगे जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। स्टूडेंट्स उस इंटरफेस के अंदर क्या होगा? इंटरफेस के अंदर वो जो सेल है वो अपना एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगा। बॉडी के जिस ऑर्गन का वो सेल है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी से मुराद ये है कि जो उसकी खासियत है, ठीक है। अगर वो लिवर का सेल है तो वो लिवर के फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर वो मसल का सेल है तो वो मसल के फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अपनी खासियत के लिहाज से बॉडी के जिस सेल का जो जो फंक्शन है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा और साथ साथ जो है वो क्या करेगा? वो अपने जो है अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार कर रहा है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि इंटरफेस के दौरान क्या करते हैं? सेल जो है वो 90% टाइम कंज्यूम करता है। सेल ना सिर्फ जो है वो अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है बल्कि अपनी खासियत के लिहाज से अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी बॉडी के जिस ऑर्गन का वो हिस्सा है, जिस बॉडी के पार्ट का हिस्सा है, वहाँ पे वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं? अपने आप को सेल को तकसीम होने के लिए तैयार भी करते हैं। स्टूडेंट्स इंटरफेस है ना जो, जिसमें एक सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करते हैं। इसके 3 मराहिल हैं स्टूडेंट्स। कितने मराहिल हैं? 3 मराहिल हैं। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। स्टूडेंट्स यहाँ पे G का मतलब है गैप, इसे कहते हैं फर्स्ट गैप फेज है। ये क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट गैप फेज है। यहाँ पे क्या है? इसको हम S फेज, सिंथेसिस फेज कहते हैं। और G2 फेज का मतलब है सेकेंड गैप फेज है। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले G1 फेज को देखेंगे, फिर S फेज को देखते हैं और फिर G2 फेज को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है G1 फेज है। G1 फेज को क्या है? मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये फर्स्ट गैप फेज है। स्टूडेंट्स ये क्या है?
ये फर्स्ट गैप फेज है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस फेज, ये माइटोसिस फेज के बाद से स्टार्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊं, हमने जो पिछले डायग्राम यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो शो की थी, बुक में भी बनी हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल साइकिल के ना यहाँ पे 2 हिस्से हैं, ठीक है, पूरा एक सेल साइकिल है। अब यहाँ पे एक हिस्सा इसका ये वाला सारा वाला हिस्सा है और एक हिस्सा इसका ये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक साइड पे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, मतलब ये तीनों को मिलाकर ये क्या है, ये इंटरफेज है। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये इंटरफेज है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ये M फेज है, ये माइटोसिस फेज है, ठीक है, M फेज या फिर माइटोसिस फेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल अपने आप को तकसीम कर रहा है, तकसीम होने के लिए तैयार कर रहा है, और यहाँ पे सेल अपने आप को तकसीम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अब M फेज है ना, माइटोसिस फेज, जहाँ पे सेल अपने आप को तकसीम करते हैं, जैसे सेल अपने आप को तकसीम कर लेता है उसके बाद वो फ़ौरन से अगली तकसीम की तैयारी करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे एक सेल है ना, जो इसने तकसीम होकर 2 नए सेल्स बनाए। अब जैसे 2 नए सेल्स बन गए, फिर ये आगे से 2 नए सेल्स बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। जब वो तैयारी हो जाएगी फिर वो तकसीम करके 2 नए सेल्स बना देगा। तो यहाँ पे इस तरह एक सेल था, इसने तैयारी मुकम्मल की और 2 नए सेल्स बना दिए। अब जब यहाँ पे 2 नए सेल्स बन गए तो इसमें से एक सेल है ना, जो वो क्या कर रहा है, अपनी तैयारी को शुरू कर रहा है नए सेल्स बनाने की। तो स्टूडेंट्स इससे हम कहते हैं यहाँ पे इंटरफेज को वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइटोसिस फेज के फ़ौरन बाद इंटरफेज का कौन सा फेज आता है, वो है G1 फेज। G1 फेज जो है वो माइटोसिस फेज के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी वजह से हम G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, पोस्ट माइटोटिक फेज का। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मैचेस वगैरह देखे हों तो एक मैच हो रहा होता है, एक मैच से पहले एनालिसिस होता है, तज्जिया होता है, जिसमें वो देखते हैं अच्छा फलां खिलाड़ी जो है वो इस तरह से अगर परफॉर्म करेगा तो मैच जीत जाएंगे, मैच की ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो स्टूडेंट जिसमें खिलाड़ी जो है वो प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं अपनी, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्री मैच, मतलब मैच से पहले का एनालिसिस, तज्जिया हो रहा होता है। एक स्टूडेंट्स होता है पोस्ट मैच, मतलब जो मैच के बाद होता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स, मैं और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप लोग 9th से आप लोग पहले जब 9th पढ़ रहे होते हैं आप लोग कहते हैं प्री 9th में थे, क्या थे, प्री 9th में थे, लेकिन अब आप लोग 9th में हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो चूंकि ये M फेज के बाद में आता है, G1 फेज कब आता है, M फेज से बाद में आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए M फेज है, M फेज पहले आता है, फिर M फेज से बाद में G1 फेज आता है। तो इसी वजह से हम G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जो G2 फेज है, G2 फेज M फेज से पहले आता है, फौरन पहले आता है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, प्री माइटोटिक फेज। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्री माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। हम इंशाल्लाह इसको आगे जो है वो स्टडी भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स G1 फेज, फिर S फेज और G2 फेज, ये तीनों मिलकर इंटरफेज बनाते हैं। पहला जो है वो G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज, ये माइटोसिस के फ़ौरन बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको हम किसका नाम भी देते हैं, इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम यहाँ पे इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहते हैं कि माइटोसिस के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है माइटोसिस फेज के। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब इससे हम क्या नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। इसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है। स्टूडेंट्स अब सेल क्या करता है, स्टूडेंट्स फिंगर टिप पे आप लोगों ने ज़हन में रखना है, सेल प्रोटीन्स बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। सेल बनाता है ऑर्गेनेलिज, क्या बनाता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलिज। और कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बन रही होती हैं, एक है स्टूडेंट राइबोसोम्स, ठीक है, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको आप बुक पे या कॉपी पे नोट डाउन कर लें, एक राइबोसोम्स और एक है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, 2 काम। उसके बाद सेल क्या करता है स्टूडेंट्स, ग्रो करता है, साइज़ में अपने आप को साइज़ में क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो सेल जो है वो इंजाइम्स को तैयार करता है जो कि इससे अगले मरहले S फेज़ के अंदर चाहिए होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। 4 काम स्टूडेंट सेल करता है, प्रोटीन्स तैयार करता है, ऑर्गेनेलिज को तैयार करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेल अपने साइज़ को बड़ा कर लेगा और सेल अपने से अगले मरहले के लिए जो S फेज़ है उसके लिए क्या करेगा, इंजाइम्स को तैयार करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट S फेज़ के अंदर इंजाइम्स को तैयार क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे DNA की रेप्लिकेशन होगी। DNA रेप्लिकेशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, DNA रेप्लिकेशन से मुराद है कि DNA की कॉपी तैयार की जाएगी। अब इसका क्यों की जाएगी, मैं ये हम इंशाल्लाह जब हम इस फेज़ को स्टडी करेंगे ना मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी आप लोग सिर्फ ये 4 काम ने इसके ज़हन में रखें, प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेलिज बनाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है और S फेज़ के लिए इंजाइम्स को तैयार करता है। चारों चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों के फिंगर टिप पर होनी चाहिए कि प्रोटीन्स बनाएगा, अपने साइज़ को बड़ा कर लेगा, ऑर्गेनेलिज बनाएगा और क्या करेगा, S फेज़ के लिए इंजाइम्स को तैयार करेगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट पे देखें, आल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज, हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज़्यादा होंगे, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक सेल ने तकसीम होना है तो वहाँ पे एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सेल जो है वो बेहतर तरीके से तकसीम होगा। स्टूडेंट्स राइबोसोम्स देखें, राइबोसोम्स क्यों चाहिए, ज़्यादा राइबोसोम्स क्यों बनाए जाएंगे, ताकि सेल जो है वो ज़्यादा क्या बनाए, प्रोटीन्स बनाए। समझ आ रही है।
इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी चीज़ है ठीक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती है, केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जब एक सेल ने तकसीम होना तो अपने आप को साइज़ में तो बड़ा करेगा ना, ताकि वो आराम से तकसीम हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए ना, एक छोटी स्टिक है, उसको तोड़ना मुश्किल है, एक बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान है। तो इसी तरह एक सेल है ना जो, ठीक है, ये देखें बड़ा सेल, अब जितना बड़ा सेल होगा उतना ही बड़े आराम से वो दरमियान से दो हिस्सों में टूट सकता है। तो सेल क्या कर लेगा? अपने आप को साइज़ में बड़ा कर लेगा। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, सारे के सारे G1 फेज़ के अंदर हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एस फेज़। क्या है स्टूडेंट्स? एस फेज़ को देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा हो, लेकिन न्यूक्लियस का लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद होता है न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर है ना, जो आपको पता है क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। और वो डीएनए है ना स्टूडेंट्स, वो इस तरह से बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है स्टूडेंट्स। इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते थे क्रोमाटिन। क्या कहते थे स्टूडेंट्स? क्रोमाटिन कहते थे। और स्टूडेंट जब हमने पढ़ा कि जब ये क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंस का मतलब इकट्ठा होता है, तो ये क्रोमोसोम्स बना देता है। क्या बना देता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स बना देता है। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे होता क्या है हमारे पास ना, इस तरह ये एक क्रोमोसोम है स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। क्या होती है? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। अब क्रोमोसोम कैसे डुप्लीकेट करेगा? जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे असल में हो क्या रहा होता है? हो ये रहा होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाएगा। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाएगा तो क्रोमोसोम की शक्ल है ना जो स्टूडेंट्स, वो इस तरह से हो जाएगी। एक ये है, और आप ये फर्ज करें कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, तो इसकी शक्ल अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करूँ ना, इस तरह से हो जाएगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब ये हमारे पास एक क्रोमोसोम बन गया। अब इस क्रोमोसोम के ना दो बाजू हैं, एक ये और दूसरा ये। अब स्टूडेंट्स इसके जब हम अलग कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड। क्या कहते हैं? एक बाजू को हम किसका नाम देते हैं? एक क्रोमोसोम का जो एक बाजू है ना, इसे हम क्रोमाटिड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? क्रोमाटिड। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये दोनों बाजू हैं, ये दोनों एक ही चीज़ के साथ अटैच हैं, तो स्टूडेंट्स इसे हम जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स एक ये मेरे पास एक पेन है, एक ये पेन है, अभी दोनों इकट्ठे हैं, तो मैं कहूँगा दोनों क्या हैं? ये दूसरे की सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं एस फेज के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है ना, क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? डीएनए पड़ा हुआ है, ये रेप्लिकेट करते हैं, इसकी एक कॉपी तैयार होती है इस तरह से। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? इट रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा ना, देखिए यहाँ पे डीएनए की कॉपी तैयार हो गई है, जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट हो जाएंगे। देखिए जो ब्लू वाला है इससे ये वाला बन गया, एक क्रोमोसोम बन गया, तो ब्लैक वाले से उसका डुप्लीकेट ये वाला बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या होगा? स्पेस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। डीएनए की रेप्लिकेशन से क्या मुराद है? डीएनए की कॉपी तैयार होगी, क्योंकि डीएनए ही तो वो वरासती मादा है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए की जब रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की जब कॉपी तैयार होगी, तो उस डीएनए से आगे जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, जाहिर सी बात है उसकी भी तो कॉपी बनेगी ना। जो डुप्लीकेटेड डीएनए है ये आगे से क्रोमोसोम बनाएगा और पहले वाला जो डीएनए ये क्रोमोसोम बनाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम्स होंगे ना, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। हर क्रोमोसोम जो है ना वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होंगे। एक ये क्रोमोसोम है, एक इसकी क्रोमाटिड ये, एक ये है। तो इन दोनों को मिलाकर हम स्टूडेंट्स किसका नाम दे देते हैं? हम नाम दे देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम दे देते हैं। तो आपने इसे जहन में रखना है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें ना, फर्ज करें कि मेरे पास एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है और सेकंड क्रोमोसोम ये है। अब स्टूडेंट्स ये बाजू क्रोमाटिड कहलाती है, मैंने आपको बताया। अब ये चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच, इन दोनों को हम सिस्टर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फर्ज करें एक ये है और एक ही, अब इन दोनों को सिस्टर नहीं कहेंगे, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स नहीं है क्योंकि ये एक जगह पे अटैच नहीं है। इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। लेकिन जब ये एक ही पॉइंट पर अटैच होंगे ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये भी इसी के साथ अटैच है, इस तरह से एक बाजू ये है और एक बाजू ये है, तो एक दूसरे की सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो उसके बाद वो कहता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल रिमेन्स द सेम। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो कुल तादाद है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स है 46। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही रहती है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर ना 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब 46 रहेंगे इसी तरह से। जब क्रोमोसोम्स के डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाएंगे तो रहेंगे 46, लेकिन वो इस तरह से नहीं बल्कि पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे। जो डुप्लीकेट वाला क्रोमोसोम होगा ना वो इसी के साथ आकर अटैच हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले वो जो थे वो 46 जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन अब 46 जो है वो इस तरह से पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स की कुल तादाद जो है वो सेम ही रहेगी। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। स्पेस के अंदर जो है वो सेल क्या करता है, जो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। क्रोमोसोम जब डुप्लीकेशन होती है तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, वो इस तरह से 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स की शक्ल में आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इसका
ऐसा कर क्यों रहे, एस फेज के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ एस फेज के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक जो सेल है ना, ठीक है, जब वो दो हिस्सों में तकसीम करेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। अब इस सेल ने जब दो हिस्सों में तकसीम करना है तो स्टूडेंट्स इसका न्यूक्लियस जो है, एक इसका न्यूक्लियस में एक इसके पास न्यूक्लियस जाएगा और इसके पास न्यूक्लियस जाएगा। अब स्टूडेंट जब न्यूक्लियस तकसीम होगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ, डीएनए, डीएनए मिलकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट डबल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर इसके पास 46 हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो स्टूडेंट जब ये तकसीम होगा तो इसके पास भी 46 होने चाहिए और इसके पास भी कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट अब ये 46 रखने के लिए अब ये 46 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करके वो इस तरह पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे। समझ आ रही है, तो वो पेयर्स बना देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे क्रोमोसोम 46 की बजाय कितने हो गए हैं, इसका डबल हो गए हैं, ठीक है, फर्ज करें कि यहाँ पे 46 थे तो 92 हो गए, ऐसा नहीं हुआ। पहले 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से मौजूद थे, अब वो इसी के ऊपर उन्होंने एक पेयर बना लिया, अभी इस तरह के 46 पेयर्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर उसमें क्या होगा, अब ये 46 पेयर्स में ना, इसमें से एक इसके पास चला जाएगा, पेयर में से एक, और एक इसके पास आ जाएगा, तो 46 दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। 46 पेयर्स जो हैं, 46 पेयर्स में से आज इसके पास चले जाएंगे, आज इसके पास चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये एस फेज का मकसद है, ये सिंथेसिस फेज का मकसद है कि उसके अंदर पहले डीएनए को डुप्लीकेट करके, ठीक है, डीएनए को डुप्लीकेट करके फिर क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाएगा। क्रोमोसोम्स को क्यों डुप्लीकेट किया जाएगा, ताकि आधे क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले जाएं और आधे क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले जाएं, लेकिन सेल के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद है वो सेम ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फेज है हमारे पास वो है G2 फेज। अब स्टूडेंट G2 फेज को हम जो है वो सेकंड गैप फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड गैप फेज भी इसे हम नाम देते हैं, आप लोगों ने इसे जहन में रखना है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि G2 फेज है ना, जो इसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि माइटोसिस फेज से एग्जैक्ट पहले हो रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसे जहन में रखना है कि इसे हम प्री माइटोटिक फेज का नाम भी देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें फेज में क्या होता है, इन दिस फेज द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, जो सेल है वो मुसलसल तकसीम होता है, एंड प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, और जो सेल डिवीजन के लिए, सेल के तकसीम के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होती है उन्होंने प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे किन प्रोटीन्स की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। आपकी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैंने जब आप लोगों को सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दरमियान में इस तरह से क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ जाकर ना इस तरह से धागे अटैच होते हैं, हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स वो जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए आपको पता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बनती हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसे हम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। सारी चीज़ें हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर साइटोस्केलेटन के अंदर हमने पढ़ा, हमने, ठीक है, सेंट्रियोल्स के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खास किस्म की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है जो कि आगे सेल को तकसीम करवाने के लिए अहम होंगी। और वो जो प्रोटीन्स है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सी अहम प्रोटीन है स्टूडेंट्स, उसमें जो बहुत बड़ी प्रोटीन है जो इंपॉर्टेंट है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। तो आपने इसको जहन में रखना है। सेल क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ग्रो करता है और ख़ास प्रोटीन जो कि सेल की तकसीम के लिए ज़रूरी है इनको तैयार करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, द सेल चेक्स फॉर एनी डीएनए डैमेज दैट मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड मेक्स नेसेसरी रिपेयर्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का क्या मतलब होता है, डीएनए का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स डीएनए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब के सब डीएनए ने परफॉर्म करनी है। डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है ना, मतलब डीएनए की जब एग्जैक्ट कॉपी तैयार होती है, मिसाल के तौर पर आप ये समझिए एक डीएनए है। अब जब सेल ने क्या की, इसकी कॉपी तैयार की, फर्ज करें कि ये इसकी कॉपी तैयार हो गई, ये वाली। अब जब इसकी कॉपी तैयार हो गई, ये कॉपी, अब ये डुप्लीकेशन कब हुई, ये हुई एस फेज के दौरान। कब हुई स्टूडेंट, एस फेज के दौरान। जब एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया ना, अब G2 फेज में देखा जाएगा कि आया कि इसकी डुप्लीकेशन ठीक हुई है, इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है। क्यों इसको देखा जाता है, क्योंकि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनए में कोई ख़राबी आ गई, कोई गलती आ गई, किसी भी वजह से गलती आ गई, तो सेल अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। सेल का जब काम परफॉर्म नहीं होगा तो इससे लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है, ठीक है, सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से G2 फेज़ में देखा जाता है कि आया कि एस फेज के अंदर डीएनए के जो है वो डीएनए ठीक डुप्लीकेट हुआ है, डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ, उसको कहीं से नुकसान तो नहीं हुआ। अगर बिलफर्ज कहीं पर कोई गलती वगैरह नज़र आ जाती है तो स्टूडेंट्स G2 फेज़ के दौरान उसको ठीक कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट देखें, द सेल चेक्स, सेल देखता है फॉर एनी डीएनए डैमेज, के कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ, डैट में हैव अकर्ड, जो कि हो सकता है हो गया हो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान, जो कि एस फेज के अंदर हो रही होती, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, कॉपी होना। जब डीएनए की कॉपी बन रही थी तो हो सकता है तब डीएनए के अंदर कोई खराबी आ गई हो, ठीक है। तो सेल जो है वो G2 फेज के अंदर इसको क्या करता है, चेक करता है, और अगर कोई बिलफर्ज कोई खराबी आ गई है तो उससे क्या कर देता है, उसे रिपेयर कर देता है। रिपेयर का मतलब है दोबारा ठीक करना, उसे ठीक कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये क्या कहता है, इट आल्सो बिगन्स टू रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तरतीब देना, रीऑर्गेनाइज का मतलब है दोबारा से तरतीब देना
इट्स कंटेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स अज्जा को। एक सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं सेल उनको तरतीब देता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस स्टूडेंट क्या है? माइटोसिस वो फेज़ है जिसके अंदर सेल ने तकसीम होना है। तो ताकि जब सेल की तकसीम, जाहिर सी बात है अब यहाँ पे सेल जो है वो तकसीम होने के लिए तैयार हो रहा है, तो स्टूडेंट जब सेल तकसीम होने के लिए तैयार हो रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर जो उसके अंदर अज्जा पाए जा रहे हैं ना उसको क्या कहता है, तरतीब देता है। तरतीब क्यों देता है? ताकि जब माइटोसिस होगी, जब सेल तकसीम हो तो तमाम चीज़ें बिल्कुल रेडी हों और सेल फ़ौरन से क्या कर जाए, तकसीम कर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? और वो जो ट्यूब्यूलिन जो सेल के अंदर बिखरी हुई शक्ल में पड़ी होगी, सेल क्या करेगा, उनको इकट्ठा करके उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह उसके अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको वो रीऑर्गेनाइज करता है, दोबारा से तरतीब देता है। दोबारा से तरतीब क्यों देता है? ताकि स्टूडेंट्स जो है वो माइटोसिस के लिए जिस फेज़ के अंदर सेल ने तकसीम होना है उसके लिए सेल को तैयार किया जा सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी जो है वो बेहतर समझ आ गई होगी, इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी G2 फेज़ की। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। लास्ट पे आप लोगों के लिए ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोगों कुछ क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट करना है, याद करके इसको लिख के देखना है आपने कि सेल साइकिल क्या है, इसके फेजेस के मुतालिक आपने बताना है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट G2 फेज़, G2 फेज़ के मुतालिक आप क्या जानते हैं। और स्टूडेंट्स एक ये है कि ड्रॉ सेल साइकिल डायग्राम, सेल साइकिल के आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स सेल साइकिल के डायग्राम ये है, यहाँ पे हम लोग देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने जो है वो G0 फेज़ नहीं पढ़ा, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। एम फेज़ को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। G1 फेज़ में देखें स्टूडेंट्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑर्गेनालिस ग्रोज इन साइज। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, वो कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस फेज़ के अंदर जो डुप्लीकेशन होनी है ना क्रोमोसोम्स की, उसके लिए जो इंजाइम्स हैं वो भी G1 फेज़ के अंदर बनते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एस फेज़, एस फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं और सेल जो है वो साइज में ग्रो कर रहा है, एस फेज़ के अंदर हो रहा है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक क्रोमोसोम था इस तरह से, और यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के बाद ये दो एक पेयर की शक्ल में आ गए इस तरह से। स्टूडेंट्स अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप डायग्राम में एक बाजू को हम क्रोमाटिड कहते हैं, और ये आप लोगों को मैंने पहले भी बात बताई थी कि वो पॉइंट जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच होती हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। किसका नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, सेंट्रोमेयर क्या होता है यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेल क्या कर रहा है G2 फेज़ के अंदर। अब देखें इसके चीज़ पहले चीज़ें बिखरी पड़ी थी, सेल ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखें यहाँ पे सेल रीऑर्गेनाइज करता है अपने कंटेंट्स को, चेक करता है कि एस फेज़ में जो जब DNA की डुप्लीकेशन हो रही थी वहाँ पे कोई गलतियाँ वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। उस सेल क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। और जो है वो चेक करता है सेल जो है कि DNA के अंदर कोई डुप्लीकेशन में कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, तो उन एरर्स वगैरह हैं तो उन्हें क्या कर देता है, सेल ठीक कर देता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। आप लोगों ने इस तरह से एक सेल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस और यहाँ पे आपने इस तरह से एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये स्टूडेंट्स आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सेंट्रियूल्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रियूल्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रियूल्स क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि ये डिवीजन के लिए सेल साइकिल के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आगे स्पिंडल फाइबर्स ने बनने हैं और स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करना है, आगे सेल की तकसीम में मदद करनी है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेने हैं। स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आप लोग इस चैप्टर को एक मरतबा समझ लेंगे तो फिर ये चैप्टर आप लोगों को नहीं भूलेगा। बच्चे इस चैप्टर को वैसे ही, बच्चों के चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बच्चे इस चैप्टर को वैसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ये छोटा चैप्टर हम इंशाल्लाह आपकी चैप्टर फिंगर टिप पर कर देंगे। अगर आप लोगों का काम क्या, आप लोगों ने डेली लेक्चर लेने के साथ साथ इसको याद भी करना है, और किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो टॉपिक है ना, इसके बाकी जो पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।